नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में रहे मौजूद। 8 मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 5 पुराने तो 3 नए चेहरे को मिला मौका। नवनियुक्त मंत्रियों ने कहा, प्रदेश को विकास की राह पर ले जाना लक्ष्य। केंद्र ने कहा, कोविड रोकथाम के लिए अब जरूरी नहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। मास्क लगाना और हाथ धोना जारी रखने की सलाह। और नेहरू युवा केंद्र देश में मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। उत्तराखंड के सभी जिलों में मनाया गया शहीद दिवस। वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया याद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी विधिवत तौर पर उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनको राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री धामी के अलावा उनके कैबिनेट में 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। इनमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा शामिल हैं। धामी कैबिनेट में शामिल 3 नए चेहरे सौरभ बहुगुणा सितारगंज से और चंदन रामदास बागेश्वर से विधायक हैं। इसके अलावा ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपथ। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश को जनभावनाओं के अनुरूप राज्य बनाएंगे। आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। हमारा संकल्प है, जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे। और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारियां
शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत प्रदेश के सांसद और अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में 5 पुराने मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य शामिल हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जो नई जिम्मेदारी उन्हें पार्टी ने सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। के रूप में काम किया और आप जैसा उसकी सराहना कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो नई जिम्मेवारी हमारे नेतृत्व ने मेरे को दी है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अपने माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का और हमारे प्रभारी जी का, सभी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो नया भरोसा मेरे पर जताया है मंत्रिमंडल में मुझे शामिल करके, मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा, ये मैं कह सकता हूं। कैबिनेट में शामिल मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछली सरकार में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गई थी। सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से कृषि में जो हम लोगों ने सुधार किए हैं, वो सुधार आगामी वर्षों में बहुत किसानों के लिए बहुत सहायक हथियार सिद्ध होंगे और हमारे राज्य का किसान समृद्ध होगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम उनका मुख्य प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करेंगे। और जिस विश्वास के साथ जनता ने पूर्ण बहुमत हमको दिया है, जनता की भावों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी होगी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि मेरे जैसे एक फौज के सिपाही को एक बार फिर काबिना मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। मेरी पूरी कोशिश होगी उनके विश्वास हम खरा उतरेंगे और जो सैन्य धाम का मेरा प्रोजेक्ट है 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार भी ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और राज्य के हित में बेहतर निर्णय लेंगे। आज विधिवत से जो है मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है और मैं कह सकता हूं कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई जाएगी और मैं कह सकता हूं एक ईमानदार सरकार चलाने का काम करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अगले 5 साल भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का ध्येय लेकर चलेगी और उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, दूसरी बार शपथ लेने का मौका दिया है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। और रही बात 5 साल की, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ काम किया जाएगा। उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य विकास की दिशा में बनाया जाएगा। ये हमारा संकल्प जो है इन 5 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। धामी कैबिनेट के नए चेहरों में शुमार चंदन रामदास के अनुसार भाजपा सरकार पिछड़े क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के लोगों के विकास पर जोर देगी। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये मंत्री की जिम्मेदारी दी है। पहले तो मैं उनको दिल से सबको धन्यवाद दूंगा। और जो हमारा संकल्प पत्र है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए, जो अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का काम करेंगे और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम को गति देंगे और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार भाजपा सरकार उत्तराखंड को विकास की होड़ में आगे ले जाने का काम करेगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उत्तराखंड की सेवा कर सकता हूं कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भावना के साथ, जिस जोश के साथ, जिस आशीर्वाद के साथ, जिस समर्थन के साथ आपने उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजोरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, हम उस भावना के साथ काम करेंगे, उस भावना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये सरकार वो आपको सपना पूर्ण करके दिखाएगी।
केंद्र ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफी गिरावट आने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी है कि लोग मास्क लगाने और हाथों को साफ रखना जारी रखें। श्री भल्ला ने कहा है कि पिछले 7 सप्ताह में कोविड संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। देश में कुल सक्रिय मामले 23,913 रह गए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहें और जहां भी संक्रमण में बढ़ोतरी पाई जाती है तो वे स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने राष्ट्रगान के पश्चात अमर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर में रक्तदान शिविर, प्रभात फेरी, युवा दौड़, शहीदों की याद में रैली, आजादी पर नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवा कार्य मंत्रालय ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि थीम से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। मंत्रालय ने कहा कि वीर क्रांतिकारियों की गाथाएं युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाएगी तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। भारत ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसे हासिल किया। उन्होंने इस सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी कम से कम 4 LPG सिलेंडरों तक बढ़ा दी जाए। समिति का कहना है कि इससे गरीबों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबद्ध स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में मंत्रालय के लिए अनुदान मांग पेश करते हुए ये सुझाव दिया गया। समिति को ये भी जानकारी मिली है कि कुछ सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं को मई 2020 से रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी नहीं मिली है। रसोई गैस को बंदरगाह से बॉटलिंग संयंत्रों तक ले जाने पर आने वाले खर्च के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से 19 अप्रैल 2022 तक होंगी। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप जिलाधिकारी सदर अपर्णा ढौंडियाल ने कहा कि सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के सभी परीक्षा केंद्रों पर 19 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेय शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू सहित किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित किए गए हैं। परीक्षा अवधि के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना व किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार प्रसार आदि को भी प्रतिषेध किया गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय शिक्षा शिक्षक का बदलता परिदृश्य था। सेमिनार में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को लेकर मंथन किया गया। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने बताया कि सेमिनार में 13 राज्यों से आए 40 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया। विशिष्ट शोधों को NCERT पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के घोषित होने के बाद जब कोविड परिस्थितियां आई देश में, तो शिक्षक शिक्षा ने भी अपना पूरा कलेवर ही बदल लिया।
इस क्रम में हमने ये सोचा कि देश भर के शोधवेत्ताओं को, शिक्षाविदों को यहाँ पर आमंत्रित कर एक ऐसा विचार मंथन किया जाए जिससे शिक्षा के बदलाव में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। तो इस क्रम में हमने यहाँ पर यह संगोष्ठी आयोजित की है। इसमें देश भर के लगभग 13 राज्यों से और दिल्ली से 75 नामांकन हमारे पास आए और उसमें से एक एक्सपर्ट कमेटी हमने यहाँ गठित की, जिसमें से उन्होंने 40 लोगों को शोध प्रस्तुत करने के लिए चयनित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी प्रोफेसर साधना जैन ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन पर शोध पत्र तैयार किया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मौजूदा परिवेश में किस प्रकार परिवर्तन होगा। इसमें मैंने जो अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है वो मैंने ECCE टीचर्स के ऊपर मैंने काम किया है कि किस तरह से NEP 2020 जो है वो ECCE का जो अभी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसको चेंज कर देगी। जो NEP 2020 है उसमें इस बार ये पहली बार इस शिक्षा नीति में हुआ है कि इसको भी हमने स्कूल के दायरे में लिया है। 3 to 6 इयर्स का जो एज ग्रुप है इसको इससे पहले कभी भी शिक्षा के दायरे में फॉर्मली नहीं लिया गया, ना ही ये RTE 2009 के एक्ट में इसको लिया गया है। इसको पहली बार इसमें लिया गया है और ये बहुत ही अच्छा है। शोधार्थी कार्तिक शर्मा का कहना है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान किया गया है, जो कि समाज और देश के लिए अच्छा है। देश का निर्माता है वो शिक्षक है। यदि वो अच्छा होगा, उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। तो उसी के मद्देनजर NEP 2020 में एक बात विशेष रूप से कही गई है कि जो विशेष रूप से शिक्षक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 4 साल का B.Ed का पाठ्यक्रम करना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।